अच्छा जी चले। बेटे 2018 वाला पेपर है ये, जून 2018, इसको करने की करेंगे आज। इसको छोड़े जरा। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के ऊपर हूँ। डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ एंटरप्राइज टू द इकोनॉमी। ठीक है, ये पार्ट बी मैक्रो का सवाल। Explain the different ways in which resources are allocated in a market economy and in a mixed economy। बहुत आसान बेसिक सा सवाल है। पहले आपने मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to be प्रोड्यूस, वो सारी बातें आपने मार्केट इकोनॉमी की बतानी है। फिर आपने मिक्स्ड इकोनॉमी का बताना है कि प्राइवेट पब्लिक दोनों साथ काम कर रहे होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to be प्रोड्यूस, किस तरीके से काम चल रहा होता है, क्या मामला हो रहे होते हैं। इधर अंडर या ओवर एलोकेशन ऑफ मेरिट कोड हो रही होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा के उसको सॉल्व कर देती है। ये बातें आपने डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ एंटरप्राइज टू द इकोनॉमी। बेटा पहले तो आपने सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में बताना है, इसकी डायग्राम बनानी है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने एंटरप्राइज के बारे में बताना है, सही हो गया। अच्छा, अब आपको वो ये बता रहे हैं कि यार सप्लाई साइड पॉलिसी से एंटरप्राइज यानी कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बढ़ते हैं। आप बोलेंगे कि यार ट्रेनिंग दे दो, जिससे आपका LRAS ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। आप जो है वो सब्सिडी दे दें, जिससे हमारे पास नई दुकानें खुलेंगी, नए बिजनेस स्टार्ट होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आप टैरिफ जो है वो रिमूव कर दो, टैरिफ जो है वो कम कर दो। ठीक है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करवाने की करो ताकि प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर अपना मार्केट में आना शुरू हो जाए। तो बेस्ट तरीका हमारे पास कौन सा है कि आप एक तो ट्रेनिंग दें कंक्लूजन के लिए, दूसरा आप ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी, ताकि आपका वो क्या बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन से आप बच जाएं और जो है आपका काम जो है वो अच्छे से हो। Indirect taxes reduce consumer surplus and should therefore never be imposed in a mixed economy. Discuss this week. Part A होता है with the use of diagram explain how the price elasticity of demand for a product influences the incidence of an indirect tax on that product। बेटा बेसिक इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला चैप्टर है ये। आपने पहले बेसिक डायग्राम बना के उसको कंज्यूमर प्रोड्यूसर बर्डन बता दिया, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, रेवेन्यू वगैरह वाली बातें बताई हैं। फिर आपने इलास्टिक और इन इलास्टिक का इंसिडेंस बताना है कंज्यूमर बर्डन पे और प्रोड्यूसर बर्डन पे। ये सारी बेसिक बातें आपने जो है वो पहले की पढ़ी हुई हैं नोट्स के अंदर। एक सेकंड। पार्ट बी, indirect taxes reduce consumer surplus and should therefore never be imposed in a mixed economy। Discuss this view। अब इसका सवाल आप लोगों ने जो है वो जरा देखना है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। ठीक है, आप उसको ये बात बोलेंगे कि यार हमारे पास जब क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे होते हैं तो उससे हमारी पहली बात तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता है, बेसिक लॉजिकल सी बात है। ठीक है, फिर आप उसको बोलेंगे कि ओवरऑल हमारी कंजम्पशन जो है वो कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी और हमारी प्राइस लेवल कम होगी, लेकिन मसला क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। सही है, ये बेसिक सी कहानी आप लोगों ने उसको पहले बतानी है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आपकी जो है वो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो, यानी कि ये टैक्सेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है जो जेनेरिक से होते हैं बेसिस। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, सही है, ये बात आप बताएंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि नो टैक्स इवेजन, हर बंदा टैक्स पे करेगा, गवर्नमेंट के पास बजट सरप्लस रहेगा। बजट सरप्लस का मतलब है कि टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, स्पेंडिंग कम है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो गुड जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक डिमांड है, उनके ऊपर टैक्सेस लगा के टैक्स रेवेन्यू जमा कर सकती है। ठीक है, और अगर किसी गुड की कंजम्पशन कम करानी है, फॉर एग्जांपल उससे अगर इंपोर्ट्स की कंजम्पशन कम करानी है तो वो टैरिफ लगा देगा, क्योंकि इसकी डिमांड इलास्टिक होती है और जो इसकी क्योंकि सब्सिट्यूट ज़्यादा होते हैं ना। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। कंक्लूजन आप अपने हिसाब से बता दें जो आपको ठीक लग रहा है। आप चाहें तो भाई आप बोल सकते हैं कि यार इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ज़्यादातर लग्जरी गुड्स पे लगाओ ताकि गरीब बंदे पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े, अमीर बंदे में उसकी चमाट पड़ती रहे। इस तरीके से आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि यार इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटर है क्योंकि हमारे पास जो है वो टैक्स इवेशन का कोई सीन नहीं होता और लोग जो है उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा लाजमी हर हाल के अंदर। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, discuss whether a high rate of inflation or a deficit on the current account of the balance of payment is more serious problem for an economy. बोलता है कि यार करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा सीरियस है या फिर इन्फ्लेशन ज्यादा सीरियस है। इस पे आते हैं वापस। Explain how high rate of inflation and a rise in economy's exchange rate can each cause a deficit in economy's current account of the balance of payment. बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल। बोलता है कि यार हमारे पास करंट अकाउंट है वो नेगेटिव में जा रहा है। करंट अकाउंट में चार चीजें आती हैं, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा पहले तो आपने उसको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देनी है, आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के डायग्राम बना देनी है, लिंक कर देना है कि यार देखो प्राइस लेवल बढ़ गई। ये ज्यादा लंबी नहीं करना, डायग्राम पे बस समझा देना हल्का सा। अच्छा, अब आप बोलेंगे जब हमारी प्राइस लेवल बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा, हमारी जो है वो क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होना शुरू होगा और हमारा करंट अकाउंट की चांसेस हैं कि नेगेटिव में चले जाए। 4 मार्क आपको यहाँ पर। अराइज इन इकोनॉमीज एक्सचेंज रेट, यानी कि वैल्यू ऑफ करेंसी हमारी बढ़ रही है, तो इसकी भी डेफिनेशन आपने देनी है। हमारी जब वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ रही है तो उससे दूसरे का माल हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, चीप इंपोर्ट्स। मेरी इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होगा, जब इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उससे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा। अच्छा, इंपोर्ट्स चीप होंगी लेकिन एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी, एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, दूसरे को मेरा माल महंगा नजर आना शुरू हो जाएगा ना, तो हमारी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और हमारी इंपोर्ट्स क्या हो रही है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, इससे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डेफिसिट में जाना शुरू हो जाएगा। तो चांसेस है कि करंट अकाउंट भी हमारा डेफिसिट में चले जाए। 8 मार्क आपको यहाँ पे। Discuss whether a high rate of inflation or a deficit on the current account of the balance of payment is a more serious problem for the economy. अच्छा, अब देखो बात क्या है, जो डायग्राम मैंने आपसे कही थी ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के दिखा देना, प्राइस लेवल जिसमें बढ़ जाएगी, वो इधर मत बनाना, यहाँ पे मत बनाना, क्योंकि देखो सेम उसने इन्फ्लेशन से लिंक किया हुआ ना नीचे, और 12 मार्क है तो हमें ज्यादा लंबा लिखना है, तो डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पर आप कौन सी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की डायग्राम बनाओगे। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई ऑफ करेंसी आ गई है, ये था। आप कोई सी भी एग्जांपल दे दो जिससे डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाए, यानी कि एक्सचेंज रेट आपका बढ़ रहा हो, वो बात आपने बतानी है। ठीक है, तो वो कहानी आपने लेके चलनी, वो डायग्राम यहाँ पे बना। यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज वाली डायग्राम बनाएंगे, प्राइस लेवल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, वो डायग्राम आपने बना दी। अब वो आपसे पूछता है कि यार कौन सी चीज ज्यादा हार्मफुल है। अब आप बताएंगे कि यार पहले आप वही वाली बातें आप वापस तकरीबन रिपीट हो रही है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे, उसने पूछा कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आप इन्फ्लेशन के सारे मसले बताएंगे, वही वाली शू लेदर कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट, लेंडर बोरोवर, और वो सारी प्रॉब्लम्स में से कोई सी भी 2-3 लिख देना बहुत। डेफिसिट की जब आप बात करेंगे करंट अकाउंट की, आप बोलेंगे कि यार बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा गिरने के चांसेस होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड गिरेगा तो वैल्यू ऑफ करेंसी हमारे पास गिरना शुरू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ करेंसी गिरेगी तो एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, हमारे इंपोर्ट जो है वो चीप हो जाए, सॉरी एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाएंगे, इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ सकती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कम होगी और प्राइस लेवल वापस से बढ़ जाएगी। ये लिंक आपने लेके चलना। ठीक है, फिर आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द मोर सीरियस प्रॉब्लम। यार मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन ज्यादा सीरियस है, ये इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट सिर्फ अकेला तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं होता ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बाकी भी तो दो चीजें होती हैं। अगर ये नेगेटिव है कि आप पता वो बाकी दो जो चीजें हैं वो पॉजिटिव के अंदर हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन दी एंड मेरा रिकवर हो सकता है। लेकिन इससे जो मसले मसाइल आना शुरू होते हैं ना, वो फिर बाद में हर बंदे को परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए बेस्ट मेरे लिए ज्यादा हार्मफुल क्या चीज है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। वो भी कौन सी वाली, जो कि अनएंटिसिपेटेड है, जो कि एकदम फौरन से आ रही है, जिसका नुकसान बहुत ज्यादा। क्लियर है, आप दोनों को ये बातें सारी समझ गए हो?
अब चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ। नवंबर 2018 आ जाए। सेक्शन बी, पहले पार्ट बी पढ़े। डिस्कस द एक्सटेंट टू व्हिच द कांसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड बी हेल्पफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म टू अ हॉलिडे रिजॉर्ट। सही है। यानी कि इसने पूछा भाई यूजफुलनेस ऑफ पीईडी, यूजफुलनेस ऑफ वाईडी एंड यूजफुलनेस ऑफ पीएस फॉर प्रोड्यूसर। Explain the significance of cross elasticity of demand values at a negative, positive and zero। बहुत आसान सा सवाल है। आपने पहले एक्सटीडी को एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन लिखी, आपने इसका फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब फॉर्मूला के रिजल्ट इन थ्री डिफरेंट वैल्यूज व्हिच कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव है यानी कि सब्स्टिट्यूट है, बेसिक सब्स्टिट्यूट की डायग्राम बनेगी ये वाली। सब्स्टिट्यूट क्लोज और वीक की बात नहीं करनी होती। नेगेटिव के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री की डायग्राम बनेगी। अनरिलेटेड गुड्स यानी कि जीरो, वो ऐसे चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल कॉफी एंड शूज में कोई लिंक ही नहीं होता, उनकी बात करेंगे 8 में से 8 गेन करने की। हॉलिडे रिजॉर्ट के बारे में मैं पूछ रहा है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी। भाई सर्दियों के टाइम पे टूरिज्म ज्यादा होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है, प्राइस बढ़ा दो, लिंक करना है। यानी कि इनइलास्टिक की एक डायग्राम, उसके रेवेन्यू की एक डायग्राम, दो डायग्राम्स ये हो गई। नॉन हॉलिडे सीजंस के अंदर डिमांड इलास्टिक होती है तो प्राइस कम कर दो, दो डायग्राम्स इलास्टिक और उसके रेवेन्यू की हो गई। तब अब तक हमारे पास 4 डायग्राम्स हो चुकी हैं। सही है। अच्छा भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई इनकम अगर बूम का टाइम है तो आप जो है वो महंगे रेस्टोरेंट जो है या फिर महंगे होटल्स जो है वो अपनी प्राइस लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग जो है वो लग्जरी अपना टाइम स्पेंड करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। तो 5 डायग्राम हो गई नॉर्मल की, छठी डायग्राम हो गई इंफीरियर की। बहुत डायग्राम इसके अंदर बन सकती हैं, तो आप लोग भले रेवेन्यू वाली डायग्राम मत बनाना, बहुत लंबा हो जाएगा आंसर। तो खाली इलास्टिक उसकी डायग्राम, इन इलास्टिक की डायग्राम, बस पर सम ये याद रखना कि इसके अंदर आप प्राइस कम करके दिखाएंगे, इसके अंदर आप प्राइस बढ़ा के दिखाएंगे। आपने नॉर्मल की बना दी, आपने इंफीरियर की बना दी, 4 डायग्राम्स बन गई हैं आपकी। अच्छा, अब पीएस को किस तरीके से लिंक करेंगे? आप पीएस से ये देखेंगे कि यार अगर मैं हॉलिडे मैं टूरिस्ट हूँ, मैं टूरिज्म करवाता हूँ, मैं एक बंदा हूँ जिसका हॉलिडे रिजॉर्ट है और ये वो। तो भाई मुझे ये भी तो देखना है कि सर्दियों में जब मेरे पास लोग आ रहे हैं वेकेशन पे, क्या मेरे पास इतना लेबर है कि मैं जब चाहूँ खाना पीना उस हिसाब से मैं पूरा कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना रूम सर्विस अवेलेबल है? क्या मेरे पास इतने रूम्स अवेलेबल हैं कि मैं इतने लोगों को केटर कर सकता हूँ? ठीक है। वही वाली बात है, ईज एंड कॉस्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गई, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का टाइम पीरियड हो गया। मैं नया रिजॉर्ट खोला तो मुझे टाइम लगेगा ग्रो करने में, अब मैं काफी टाइम से ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, मैं फौरन से अपने कस्टमर को केटर कर सकता हूँ। बेस्ट आपके लिए देखो, पीईडी से भी बड़ी चीज आपके पास क्या है? पीएस। पहली बात क्यों? देखो पीएस ज्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि भले आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, भले आईफोन की डिमांड इन इलास्टिक है, लोग 1 लाख यूनिट मांग रहे हैं, लेकिन आईफोन आईफोन की मशीन खाली 90,000 यूनिट बना सकती है। तो भाई क्या फायदा उस इलास्टिक डिमांड का? जब तक आप खुद ही इसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपका पीईडी से क्या लेना देना भाई? आप खुद तो उसको पूरा करो। तो ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हम लोग खुद उसको, हमारी अपनी औकात है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये गेम आपने उसको बता। Analyze how fiscal policy and monetary policy could be used to solve the problem of deflation. Assess which policy is more likely to be effective. Deflation को solve करना है तो बेटा ये expansionary policies की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। Explain how the rate of deflation is measured and the impact of a period of deflation on the economy। ठीक है, तो यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये deflation किस तरीके से, एक सेकंड। आए जरा। अच्छा,
बोलता है कि हाउ डिफ्लेशन इज मेजर्ड। बेटा पहले तो आपने डिफ्लेशन की डेफिनेशन बतानी कि यार आपकी प्राइस लेवल जो है वो, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर रही होती है, आप रिसेशन में जा रहे होते हैं, आपके मुल्क की ऐसी तैसी हो रही होती है, एग्रीगेट डिमांड आपकी गिर जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ये मेजर किस तरीके से होता है? ये आरपीआई या फिर सीपीआई के थ्रू मेजर हो रहा होता है। आप इसको एग्जांपल लिख देना कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा आंसर जो है वो 90 आ रहा है और बेस ईयर में हमारे पास हमेशा 100 होता है, तो 10% से हमारी प्राइस लेवल गिरी है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास डिफ्लेशन आना शुरू हो गया, हमारी औकात गिरना शुरू हो गई। यहाँ तक 4 मार्क। इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन, इम्पैक्ट क्या है कि यार आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, आपकी इनकम लेवल गिरती है, आपकी इन्वेस्टमेंट गिर जाती है, आपकी इम्पोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव होती है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, मॉरल हैजर्ड्स आ रहे होते हैं, चोरी चकारी बढ़ रही होती है, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। यहाँ पर आपको अच्छा एक डायग्राम बना देना एग्रीगेट डिमांड का होने। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज पूछ रहा है, बेसिक सी कुछ भी नहीं है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे? टैक्स को कम कर दो, इससे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, सेम चेन फॉलो हो रही होगी, एग्रीगेट डिमांड को आपने बढ़ा के दिखा देना है डायग्राम के अंदर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को आप बढ़ा के दिखाएंगे, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है, वो आपने उसको उसके साथ लिंक करना है। कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार ये दोनों शुरुआत में शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी पॉलिसीज हैं, यानी कि मल्टीप्लायर आ रहा होता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये जाके क्या लेके आती है? हाइपर इन्फ्लेशन। तो भाई बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी अपने पास क्या होनी चाहिए? सप्लाई साइड। बेस्ट आप सप्लाई साइड पॉलिसी को यूज करो, जिससे हमारे पास प्राइस भी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, पॉजिटिव रिलेशन होता है, और लिंक जो है वो हमारा अच्छे से बन जाए। Discuss whether increased government spending on a country's infrastructure will always lead to a rise in the rate of inflation. Use aggregate demand, aggregate supply analysis to support your answer. Explain the features of public good. Consider whether motorway provides an example of public good. देखिए मेरी बात सुनिए, आपने पब्लिक गुड के बारे में बताया कि पब्लिक गुड होता क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, ये वाली सारी बातें जो है वो आपने उसको बता दी है। फिर आप उसका लिंक बताएंगे, सारी बातें आप बताएंगे, फिर आप बोलेंगे कि यार मोटरवे जो हमारे पास होती है, हाईवे, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, सही है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवलरस होता है, ये एक फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हर बंदा इसको यूज कर रहा है, भले टैक्स पेयर हो भले टैक्स पेयर ना हो। समझे बात को? तो भाई मोटरवे नॉर्मली हमेशा केसेस के अंदर पब्लिक गुड होता है, लेकिन अगर उस पर टूल चार्जेस लग रहे हैं, कोई बंदा बैठा हुआ है जो आपसे पैसे लेता है, तो उसके अंदर आप कह सकते हो कि यार आप 10-20 रुपए पे करके उसको यूज करते हैं। ठीक है, टूल टूल प्लाजा जिस तरह हमारे पर टूल चार्जेस नहीं लगे हुए होते, वो वाली चीजें। अच्छा, लेकिन ये नॉन राइवलरस नहीं कह सकते आप इसको। आप इसको नॉन राइवलरस इसलिए नहीं कहेंगे कि नॉन राइवलरस का मतलब क्या होता है? किसी एक की कंजम्पशन से दूसरे के लिए वो चीज कम ना पड़े। अब मोटरवे की भी एक औकात होती है, जिससे चौड़ाई है उसकी एक औकात है, ये सही है, ये इसकी औकात है। अगर ये इतनी सारी गाड़ियां एक साथ खड़ी हुई हैं, यानी कि ट्रैफिक जैम हो गया है ना, तो भाई ये नॉन राइवलरस नहीं है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है लेकिन नॉन राइवलरस नहीं, और ये नॉन रिजेक्टेबल भी नहीं है। अगर मुझे जरूरत नहीं है, मैं वो हाईवे यूज नहीं करता, मैं गवर्नमेंट को ये तो नहीं बोल सकता ना कि भाई नहीं बनाओ इसको, मैं यूज नहीं करता, नहीं कह सकता ना। तो नॉन रिजेक्टेबल भी ये चीज नहीं है। तो दो फीचर्स हो रहे हैं, एक फीचर नहीं हो रहा, तो भाई हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? पब्लिक गुड होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बढ़ती है और इससे हमारे पास हमेशा इन्फ्लेशन आता है। बताएं जी किस तरीके से हमारे पास मामला हो रहे होते हैं, सारी चीजें बताएं। देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो आपका फिस्कल पॉलिसी का पार्ट, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर जी आपका बढ़ रहा होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, आपने डायग्राम बना के दिखा दी, आपकी प्राइस लेवल बढ़ गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, आधा सवाल आपका यहाँ पे पूरा हुआ है 4 मार्क में। एग्रीगेट सप्लाई से किस तरीके से लिंक होगा? भाई हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स पे स्पेंडिंग कर सकती है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग के ऊपर स्पेंडिंग कर सकती है, गवर्नमेंट मशीन के ऊपर स्पेंडिंग कर सकती है, जिससे हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, प्राइस लेवल कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जी है कम हो जाती है। तो इन दी एंड अगर सप्लाई के हिसाब से देखूं तो हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। ये बातें आपने बताई। आप कंक्लूजन में अपने हिसाब से जो बोलना चाहो बोल लो। आप बोल देना कि यार अगर तो हमारे पास डिफ्लेशन आ रहा है, अगर डिफ्लेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसी को यूज करे ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कम हो जाए, क्योंकि मेजर इम्पैक्ट इसका एग्रीगेट डिमांड पे आता है। लेकिन
अगर हमारे पास इन्फ्लेशन, हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन के करीब करीब है, बेटर है कि आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नॉर्मल चीजों के बजाय किस पे करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करो, आप ट्रेनिंग पे करो, जिससे जो है आपका पोटेंशियल बढ़ेगा और आप जो है हाइपर इन्फ्लेशन से सेव हो जाएंगे। क्लियर है जी, समझ गए दोनों बातें? चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही है, 2 पेपर हम लोगों ने कर लिया, बेहतर है कि आप लोग इसको अटेम्प्ट भी करें, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज।